तो मैं आप सभी के साथ वापस ऑनलाइन क्लासेस में डीएनए के साथ वापस आ गया हूं और आज हम पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर से लग रहा होगा आपको। तो वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस, बायोलॉजी की पाठशाला, बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए। तो डीएनए क्या है, डीएनए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और जो नीट का एग्जाम होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं और इसमें हर जगह पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिए। कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पर फोकस रखिए। तो आप एक बार मेरे साथ पढ़ने के साथ आप इसको एक बार रिवीजन कीजिए, दोबारा देखिए, फिर मैं कैसे लर्न नहीं होगा मुझे बताइए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो पहले मैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि जो डीएनए यहाँ से हमारा लगभग पूरा टॉपिक क्या मैं बताने वाला हूँ थोड़ी, वो पूरा इसी में ही असेंबल करना है आपको। ठीक है ना, तो कुछ बातें जो आपको बतानी है। ठीक है ना, सबसे पहले पॉइंट, आपको कितनी यहाँ पे स्टैंड दिख रहे हैं? तो हमारे पास दो स्टैंड दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना, दिख रही है नहीं? फर्स्ट इधर से ऐसे आ रही है, सेकंड इधर से ऐसे आ रही है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, तो एक हमारे पास होती है, देखो पूरा क्लियर, 3 प्राइम, दूसरा होता है 5 प्राइम। तो 3 प्राइम के दूसरे अपोजिट वाला हम उसको जो एंड जो खत्म होगा यहाँ पे, ये 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्राइम। मैं इधर कट कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो एंड होगा, ये जो 3 प्राइम है, इसका एंड जो होगा वो क्या होगा? 5 प्राइम, और दूसरे वाले का क्या होगा? 3 प्राइम। ठीक है ना, यहीं पे सोल्व हो जाएगा आपका, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो 5 प्राइम होता है उसके ऊपर फॉस्फेट होता है, और जो 3 प्राइम होता है उसके ऊपर OH ग्रुप होता है। तो यहाँ पे भी आपको 5 प्राइम दिखाई दे रहा है, तो इसके फॉस्फेट होगा, इधर OH ग्रुप होगा। तो ये होगी दो स्टैंड होते हैं डीएनए, हेलिक्स हो गया ना। फिर जो स्ट्रक्चर होती है हेलिक्स फॉर्म में होती है, मैं यही क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है ना, डीएनए हेलिक्स होता है। अभी डबल स्टैंड है तो दूसरा स्टैंड भी इसके साथ साथ बना ही लेते हैं। ये देखिए, ये दो स्टैंड हो गए। तो हमारे पास दो स्टैंड है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ऐसे इसको ऐसे बोलते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 से 3 प्राइम। ये हमारे पास जो डीएनए है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? डबल हेलिक्स है। क्या है भाई? डबल हेलिक्स है। और साथ में हमें एक और चीज हमें यहाँ नोट हो रही है, वो है कि जो ये क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है भाई? ये क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है, मींस राइट हैंडेड होता है डीएनए। क्या होता है भाई? राइट हैंडेड डीएनए होता है। अब बात देखिए, राइट हैंडेड डीएनए, उसमें डबल हेलिक्स हो गया और हेलिक्स में स्प्रिंग स्पाइरल हो गया। अब बात है कि डीएनए के अंदर होता क्या है। ठीक है, डीएनए के अंदर हमारे पास ये जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है भाई। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे पास यहां से लेकर और यहां तक एक टर्न कर रहा है, यहां से एक टर्न कर रहा है। ठीक है ना, एक टर्न कर रहा है, एक टर्न हो गया ना। तो ये एक टर्न हो गया, तो ये जो टर्न होता है हमारे पास, एक टर्न दूसरा टर्न में कन्वर्ट हो रहा है, तो 36 डिग्री पे होता है। कितना होता है? 36 डिग्री पे होता है एक टर्न। एक टर्न के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बेस पेयर होते हैं, तो हमारे पास 10 बेस पेयर होते हैं। कितना होता है भाई? 10 बेस पेयर। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितने बेस पेयर हो गए? 10 बेस पेयर हो गए। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमें 3.4 एंगस्ट्रॉम। और यदि नैनोमीटर में कोई पूछ लेता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कई बार, क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस बताओ, उसमें हमारे पास नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में दोनों में दी होती है, लेकिन एंगस्ट्रॉम में वो गलत दी होती है, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस दी होती है, तो हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो नैनोमीटर में ये तो हो गया एंगस्ट्रॉम में, और ये क्या हो गया? नैनोमीटर में। क्या हो गया भाई? नैनोमीटर में। बस ये करना है कि एक पॉइंट अंदर हो जाएगा, एक पॉइंट ये जो आपको डेसिमल होता है, जो दशमलव होता है, वो बाहर और अंदर वाली बात करनी है। बीच में आ गया तो एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम मतलब ए से क्या आ गया? अंदर। हिंदी में लिख रहा हूं भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। अंदर, ए से क्या हो गया? अंदर आएगा। नैनो से एम से क्या हो गया? बाहर की तरफ आ जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? क्लियर है भाई? तो अंदर है तो वो एंगस्ट्रॉम में हमारे पास जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो 34 जो है टोटल एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। तो कभी टोटल और इसमें डिफरेंस कर रहा हूं तो कहते हैं भाई हमारे पास कितने हैं? 10 है ना, तो 10 का इसके साथ क्या करेंगे? डेसिमल करेंगे, तो हमारे पास 10 कट जाएगा, और हमारे पास ये टोटल हमारे पास दिखाई देगा, क्योंकि टोटल हमें 10 के बीच में ये हमें शो कर रहा है। तो एक के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको और इसके बीच में, इससे बीच में, इसमें, तो जो भी आपको बेस पेयर दिखाई दे रहा है, ये एक बेस पेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, टी और ए। ठीक है ना, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी 3.4, और जो टोटल 10 के बीच में होगी
10 पे स्पीड के अंदर, तो 34 एंगस्ट्रॉम, और इसके अंदर क्या जाएगा 3.4 नैनोमीटर। इसे आप पॉइंट आगे आ गया था इसमें, है ना, और इसमें मिडल में आ गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस बारे में और क्लियरली माइंड रहे। तो ये एक इसके अंदर जो चेन है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो यही आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसमें और बताता हूं, ठीक है। तो जो डीएनए है इसका जो डिस्कवर करते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है जो डीएनए है उसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो डिस्कवर्ड बाय, समझ में आ रहा है ना, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और बॉडी के बारे में तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए। तो मैं बताने वाला हूं डिस्कवर्ड बाय मैस्टर, डिस्कवर बाय मैसर। मैसर ने इसको, साइंटिस्ट ने इसको क्या डिस्कवर किया था, क्या कहता भाई, डिस्कवर किया था। अब डीएनए जो टर्म्स है वो अलग साइंटिस्ट ने दी थी, तो टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय जैस्टरिस, जैज, ठीक है ना, रिस। ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। कई बार हम जब बताते हैं, अच्छा मैं एक बात और थी कि मैं कई बार बोलता हूँ बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो बचपन आपका 11th होगा, 9th, मतलब 9th से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक वर्ड यूज करता हूँ, बचपन पढ़ा होगा, तो 9th 10th 11th आपका बचपन है। आप 12th में पढ़ रहे हो, हाई क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए एक मैच्योरिटी स्टेज आके है, थोड़ा सा मैं पढ़ाई के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे बचपन में तो कहाँ डीएनए पढ़ने वाला, तो बचपन आपका 9th 10th 11th है, तो ये आपके जो बचपन में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन डीएनए तो आपने बचपन में पढ़ा है थोड़ा सा, डीएनए जेनेटिक मेटेरियल होता है, तो ये जैसरीज हो गया। अब बात आती है कि जो डीएनए है उसके करैक्टर क्या है, कैसे हमें दिखाई देता है, तो कुछ बातें मैंने बता दी, कुछ बातें और बताने वाले, जो जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मिलने वाली हैं। तो जो डीएनए है, ठीक है ना, सबसे ये एसिडिक नेचर का होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एसिडिक नेचर किसका होता है भाई, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर किसकी वजह से है, ड्यू टू फॉस्फेट, ड्यू टू, किसकी वजह से है, फॉस्फेट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉस्फेट की वजह से जो नेचर होता है डीएनए का वो कैसा होता है, एसिडिक बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको प्यारे बच्चों। अब बात आता है डीएनए का दूसरा करेक्टर, डीएनए क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, कर सकता है, मीन्स डुप्लीकेशन कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो डीएनए से डीएनए बना ले भाई, ये क्या करेगा, जो डीएनए होता है उसी से डीएनए बना लेता है, कॉपी बना लेता है। ऐसा प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के अंदर और जगह आपको देखने को नहीं मिलती है। डीएनए ही ऐसा है जो डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए से डीएनए बना, प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बन सकती है, डीएनए से डीएनए ही बनता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस करेक्टर की वजह से एसिडिक नेचर, ठीक है ना, ये एक हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, इसी तरह काम कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, किस तरह, जेनेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, यदि जेनेटिक मटेरियल कर रहा है तो ये इसका मेन रीजन और क्या हो सकता है भाई, ये इसको हम यदि डीनेचर कर दिया आपने तो वापस ये रीनेचर हो जाता है, क्या हो जाता है, रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब एक डीनेचर हो गया किसी के द्वारा, वो डीनेचर फ्यूचर में वापस आ जाता है, करेक्टर में आ जाता है। मीन्स आपने टेम्परेचर लिया, आपने 80 से 90 टेम्परेचर लिया हो आपकी बॉडी के अंदर, तो जो डीएनए होता है वो क्या हो गया, डीनेचर हो गया भाई, क्या हो गया, डीनेचर हो गया। अब जैसे ही ये जो टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, रीनेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
रीनेचर हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है डीएनए के अंदर, बेस्ट प्रॉपर्टी यही है कि वो एक बार डीनेचर हो गया तो वापस से रीनेचर होने के चांस भी उतने ही ज्यादा है जितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, रिकॉइलिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कंडीशन है जो इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का जेनेटिक मेटेरियल का हमें बारे में बताती है। फिर बात आती है कि जो इसके अंदर ये जो हमें कुछ पॉइंट्स और मैं इसके साथ बताता रहूंगा कि जो ये हमें जो न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हमें इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। बाकी आएगा इसके अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। मैं वैसे एक एक करके बता रहा हूं। इसमें नाइट्रोजन बेस होता है तो हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास ए टी जी सी दिखाई देते हैं। तो क्या कौन कौन से हैं, जैसे हमें एडेनिन, थायामीन, ग्वाइनोसिन, साइटोसिन, ये हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। वो अगर ए और टी हमेशा साथ रहते हैं तो इसके बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो भी डबल। और जी और सी साथ होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको इन पे फोकस रखना है, ए और टी साथ जाएंगे, जी और सी क्या है, साथ जाएंगे। और जी और सी के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमें ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाई देगा। और ए और टी के बीच में हमें जो बॉन्ड दिखाई देगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड, वो डबल होगा। तो हमारे पास एक और पॉइंट निकल के आ गया, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये बाइंड है। क्या भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड है। वो करके ए और टी और जी सी हमेशा यही साथ जाते हैं, नहीं भाई। जब हम बात करते हैं पूरे डीएनए के अंदर, तो डीएनए अंदर कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस ए और टी। नॉर्मली हम ये क्या है, प्यूराइन और पिरिमिडाइंस का मेल है। तो प्यूराइन पिरिमिडाइंस क्या होते हैं उसमें और बात करते हैं, इनसे इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वन बाय वन हम दूर ना जाए। तो ए और टी और जी जो प्यूराइंस और पिरिमिडाइंस होते हैं, तो बात कर रहे हैं प्यूराइन पिरिमिडाइंस। तो प्यूराइन पिरिमिडाइंस क्या है, तो पहले हम प्यूराइंस की बात कर लेते हैं। प्राइम्स कौन कौन से, ए नॉर्मली हम रीड करते हैं ए और टी, ठीक है ना, और जी और सी। तो हमारे पास जो रिंग है वो अलग अलग दिखाई देती है। तो हमारे पास ये क्या है, प्यूराइन पिरिमिडाइंस का कॉम्बिनेशन है। जो पिरिमिडाइंस होंगे, है ना, और प्यूरामेंस होंगे, तो ये हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। तो हमारे पास नॉर्मली है, तो हमें याद करने के लिए क्या करेंगे, ए जी टी सी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एजी आ गया हमारे पास, और टीसी, एजी टीसी। एजी अब जो वाइफ होती है वो पति को क्या बोलती है, एजी टीसी। तो हमारे पास एजी क्या हो गया, प्राइंस, और टीसी क्या हो गया, पिरिमिडाइंस। तो हमारे पास चेंज कर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है आपको, पक्का? तो एजी के अंदर हमारे पास जो रिंग होती है वो सिंगल रिंग होती है। क्या होती है भाई, सिंगल रिंग होती है। और इसके पास हमारे पास जो होती है वो डबल रिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, डबल रिंग। बाकी मैं इसको और तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि इनके अंदर जो थायमिडाइन, ग्वानिसिन, टायसिन, साइटोसिन की इनकी जो स्ट्रक्चर है थायमिडाइन की, वो कैसी हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। आप बात आती है कि डीएनए के अंदर और कंपोजिशन हमें कैसे दिखाई देता है। तो कुछ पॉइंट्स मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसका जो नाम है डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डिस्कवर्ड बाय मैस्टर, टर्म गिवन बाय जैचरिस। एसिडिक नेचर होता है ड्यू टू ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, जेनेटिक मेटेरियल होता है, डीनेचर फीचर होता है इसके अंदर, नाइट्रोजन बेस होते हैं एटीजीसी। अब मैं बताऊंगा आपको एडेनिन, थायमिन, गायनोसिन और साइटोसिन होता है। एटी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और डबल में होती है, गायनोसिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन की। प्यूराइन पिरिमिडाइंस होती हैं। एजीटीसी का शॉर्ट फॉर्म है कि आपको प्यूराइन पिरिमिडाइंस में कैसे डिफरेंस करना है। तो एजीटीसी डबल रिंग और सिंगल रिंग होती है। अब बात करते हैं कि डीएनए के अंदर जो कंपोजिशन होता है अलग अलग चीजों का, वो हमें मतलब डीएनए किसका बना होता है एक्चुअल में, उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, केमिकल देखें, है ना, वो चीजें क्या है। तो हमें डीएनए के अंदर तीन चीजें दिखाई देती हैं। पहला है नाइट्रोजन बेस। क्या भाई, नाइट्रोजन बेस।
दूसरा है शुगर, तीसरा है हमारे पास फॉस्फेट। क्या है, हमारे पास इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे पास देखने को मिलता है। तो इन तीनों को मिलने से हमारे पास एक करेक्टर मिलता है और उसको हमने बोला है डीएनए। दिखाई दे रहा है आपको, समझ में आ रहा है? तो इन तीनों के कंपोजिशन से हमें हमारे पास डीएनए बना है, ठीक है ना, क्लियर है? डीएनए अब उनकी जो पोजीशन होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो हमें अलग अलग वे बताती है कि नाइट्रोजन बेस्ड शुगर मिल जाए तो क्या बनता है और फॉस्फेट मिल जाता है तो क्या बनता है। तो हम यदि बहुत ईजी है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। जब डीएनए और शुगर बनता है तो ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट मिल जाता है, ठीक है ना, मतलब फॉस्फेट ऐड हो गया तो हमारे पास ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड। और भी बहुत सारे होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड चेन बोला। क्या बोला भाई? न्यूक्लियोटाइड चेन। समझ में आ गया? न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोफॉस्फेट में जाते हैं, क्या बन जाता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाता है भाई? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देती है। अब एक पॉइंट, जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है, यदि हम प्रोकार्योटिक की बात करें, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए होता है, अच्छा डीएनए सेल के अंदर नहीं, उसके अलावा भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर भी डीएनए बनता है। उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं अभी। तो ये चेन दिखाई दे कहां प्रेजेंट है, लास्ट में बताऊंगा ये चीजें, ये कहां रहता है, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन है, क्या भाई, जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अंदर मैंने रेशो तो नॉर्मली आपको बता चुका। ये कैसा दिखाई देता है, ये हमें लीनियर शो होता है। कैसे शो होता है? लीनियर। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं भाई, हमारे डीएनए की बात कर रहा हूं, सेल के अंदर लीनियर मींस, लीनियर की बात क्या हो गया कि ये हमारे बॉडी के अंदर, मतलब बता देता हूँ, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। आपको नॉर्मल पता है कि जो डीएनए होता है न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकार्योट में तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो साइटोप्लाज्म में वहां साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो हमें डीएनए दिखाई दे रहा है, ये वाला ऐसे दिखाई दे रहा है, यूं यूं करता हुआ, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड है भाई। लेकिन हमें यहाँ पे देखो क्या चीज नोट करने मिली, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये अलग अलग ज्वाइंट नहीं है। क्या है? ज्वाइंट नहीं है। तो ये किस फॉर्म में आ गया? लीनियर फॉर्म में आ गया। डबल बनाना है तो डबल बना सकते हो, लेकिन मैंने सिंगल बनाया तो हमारे पास 2 पॉइंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैसे तो क्वाइल्ड फॉर्म में है। कैसे? यहाँ पे एक तरह से क्रोमेटिन फॉर्म में है, क्वाइल्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके जो एंड है, ये हमारे पास 5 एंड हो गए, 3 एंड हो गए, ये एंड हमेशा क्या होंगे? फ्री एंड होंगे। क्या होंगे? फ्री एंड होंगे। ये पॉइंट आपको लिखना है, फ्री एंड मिलेंगे। कभी भी ये सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी। कौन सी? इस टाइप की, इस ह्यूमन डीएनए के अंदर। एक पॉइंट लिखिए, किसके मिलेगी? प्रोकार्योट में। बताऊंगा इसका एग्जांपल। प्रोकार्योट्स के अंदर हमें क्या मिलेगा? सर्कुलर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा भाई? सर्कुलर। और एग्जांपल में इसमें सर्कुलर, ये तो ह्यूमन डीएनए होगा। सर्कुलर में और भी बात करें, G4, S13, M13, F एंड FD बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मोस्टली अंदर क्या होगा? सर्कुलर हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सर्कुलर दिखाई देगा इनके अंदर। मींस दोनों ये जो एंड होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे, तो ये क्या होगा? सर्कुलर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अंदर भी हमें क्या दिखाएगा? सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा। सर्कुलर टायर की तरह। टायर फ्री नहीं होता ना एंड उसके, तो टायर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसी पॉइंट पर ज्वाइन कर लेता है। तो वैसे ही इसके अंदर क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। किसके अंदर? प्रोकार्योट्स के अंदर। मोस्टली जो यूकार्योट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा? फ्री एंड होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकार्योट्स में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि यूकार्योट्स में मिलता है, उनके अंदर हमें क्या दिखाएगा? सर्कुलर डीएनए हमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? सर्कुलर। ये मत सोचना कि हमारे जो ऑर्गेनल्स है उसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, चौथी पांचवी बार रिपीट कर रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी उनका खुद का एक अलग से डीएनए होता है, ठीक है ना। तो वो डीएनए और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर डीएनए के अंदर थोड़ा सा और जाते हैं। यदि डीएनए के अंदर हमें कुछ एक नए 2 करेक्टर हमें दिखाई देते हैं, या हम बात करें, मैं इसके अंदर लीनियर डीएनए होता है, मैं थोड़ा सा और पॉइंट डीपली जा रहा हूं। ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारे पास ये जीन है। जीन भी क्या होंगे? लीनियर होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होंगे। क्या होंगे? एक जीन खत्म हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
तो जीन 1 by 1 क्या होंगे, मतलब एक जीन खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, तो ये भी लीनियर में होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होंगे हमारे डीएनए के अंदर। लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर बात करते हैं, जिसको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन में आता है 5174 बैक्टीरियोफेज जो होता है, इसके अंदर क्या है, सर्कुलर डीएनए होगा प्लस में उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो गए, जैसे कि जीन है इसके ऊपर और जीन होंगे, ठीक है ना। ओवरलैपिंग जीन, एक जीन के ऊपर दूसरा जीन हमें दिखाई देखने को मिलता है इनके अंदर, ठीक है ना। तो वो चीजें आती हैं। अब बात करते हैं जो डीएनए है, मैंने बताया था रेप्लिकेशन करता है, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, फिर ट्रांसलेशन भी करने में हेल्प करता है, तो वो कंडीशन भी हमारे पास देखने को मिलती है। लेकिन कुछ चीजें और होती हैं, यदि हमारे डीएनए के अंदर, मैंने बताया कि डीनेचर हो जाता है, रीनेचर हो जाता है ना, एक एबिलिटी होती है डीनेचर रीनेचर, तो जब वो वापिस रीनेचर हो रहा है, जो को कितने टेम्परेचर तक वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, मैंने बता लिख देता था 84, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, 90 से 94 डिग्री सेल्सियस तक ये डीनेचर होना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, और 94 पे डीनेचर हो भी जाता है। लेकिन इसके अंदर एक जीसी की अमाउंट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है जीसी है ना, ये वाला, ये जीसी की अमाउंट ज्यादा है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये नया पॉइंट भाई, मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा भाई। इसकी यदि जीसी का अमाउंट यदि डीएनए के अंदर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा, मतलब और टाइम लगाएगा डीएनए को मेल्ट होने में, डी नेचर से, मतलब नेचर से, जो उसका नॉर्मल नेचर से डी नेचर होने में टाइम लगेगा यदि उसके अंदर ये ज्यादा है। समझ में आ रहा हो, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन जीसी कंटेंट, ठीक है ना, मोर जीसी कंटेंट मींस मोर मेल्टिंग पॉइंट। डीएनए, इसके अंदर बात आता है कि जो डीएनए हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, इसका जो एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन पॉइंट होता है वो होता है 26,000 एंगस्ट्रॉम। तो ये यूवी रेडिएशन के लिए, यूवी रेडिएशन जो ऑब्जर्व करता है वो वेवलेंथ जो होती है वो कहता है यूवी वेवलेंथ, मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन नहीं होना भाई, क्या है, वेवलेंथ जो होती है वो हमारे पास यूवी रेडिएशन की ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर माइंड, पक्का। अब आते हैं मोलिकुलर वेट की बात, जो मोलिकुलर वेट होता है डीएनए का, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, मोलिकुलर वेट होता है डीएनए का 10 टू डाल्टन। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो मोलिकुलर वेट है डीएनए का वो 10⁶ टू 10⁹ डाल्टन तक प्रेजेंट होता है। तो ये हमें याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हर यहाँ पे हर जो पॉइंट मैंने बताया है वो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग ही मान लो कि एक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गई, इस चैप्टर को आप अलग से पढ़ते हो तो 100% श्योर होता है इनमें से क्वेश्चन आते हैं, श्योर। मतलब आप माइंड में भगवान से यदि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप रीड कर लेते हो तो आपको श्योरिटी है कि आपको, यदि 3 चैप्टर में आपको बताऊँ, बैक्टीरिया चैप्टर है उसको अच्छे से वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई है, फिर वायरस चैप्टर है वीडियो को बनाई है मैंने, और एक ये जो डीएनए बना रहा हूँ है ना, इसमें आप मैंने सुनो कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 12 मार्क्स आपके 100% स्कोर होगा ही होगा। आप एक बार वीडियो को पूरा 2-3 बार देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आता है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, 100% श्योर है कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। फिर बात आती है कि इसमें एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ कि जो डीएनए होता है हमारे पास, मैंने बताया था क्लॉकवाइज होता है, मतलब राइट हैंडेड डीएनए होता है। तो ये हमारे पास जो डीएनए होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के भाई, 5 टाइप के। कौन कौन से हैं, वो 5 टाइप डीएनए कौन कौन से भाई, ए बी सी जेड, ठीक है ना। और हमारे पास जो डीएनए होता है वो कौन सा टाइप का होता है, ये एंटी क्लॉक होता है, इसको थोड़ा दूर रखो। अभी आपको लर्न करने का क्या काम है,
अब कुछ नहीं करना है। 8 9 10 11, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा था भाई, बेस पे, मतलब एक टर्न पर कितने बेस पे टर्न करता है, तो हमारे वाला ये है ना, ये है, ठीक है ना। लेकिन हमें एक बता देता हूं, ये वैसे 9.33 होता है, ठीक है ना, लेकिन 8 9 10 11 इस ऐसे इसको लर्न करना है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर बेस पेयर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डीएनए भाई, डीएनए अलग की बात कर रहे हैं, टाइप की बात कर रहे हैं, तो हमें डीएनए भी अलग दिखाई देगा ना। तो डीएनए जो अलग दिखाई दे रहा है तो किस बेस पे है, तो हमारे पास पहले तो ये है, ये जो पॉइंट है, ये जो चारों हैं ये कैसे क्लॉकवाइज है, मतलब राइट हैंडेड। जो मूवमेंट होती है ना वो राइट हैंडेड होती है, ठीक है ना। हमारी जो वॉच होती है वो कैसे घूमती है, घड़ी सुई इस तरफ जाती है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। और ये जो जड़ होता है ना, इसके अंदर होता है 12, इससे बिल्कुल इसके वैसे जड़ इधर लिखना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो होंगे वो 12 बेस पेयर होंगे। कितने होंगे, 12 बेस, ये बेस पेयर है भाई। तो बेस पेयर के हिसाब से हमारा कौन सा बन रहा है भाई, समझ में आ रहा है आपको। तो बहुत इजी है याद करने का, है ना, इजी है ना। 8 9 10 11 12, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, अलग कर दो, डी से उल्टा करना स्टार्ट कर दो, 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो बी है, बी टाइप का जो डीएनए है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो एक लास्ट पॉइंट और बता रहा हूं मैं कि डीएनए जो है उससे वो पार्टिसिपेट करता है, वो डीएनए से डीएनए बनाता है ना। तो वो उस स्टेज को क्या कहते हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। और इस डीएनए से आरएनए बनने को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसलेशन। इन दो, इस आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। और इन तीनों को जो हम एक ही व्यू में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल डोगमा। समझ में आ रहा है। इन सभी को क्या बोलते हैं हम, इस सिचुएशन को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं हमें, सेंट्रल डोगमा के अंदर रीड करते हैं। किसने दिया वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है जो डीएनए है उसका एक स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जब ऐड होता है, काम करता है, तो पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन में, बस थोड़ा सा बताने वाला हूं इसमें, बाकी हम नेक्स्ट में इसमें ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। पार्टिसिपेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन, जो पार्टिसिपेट करता है तो कौन सा स्टैंड करता है, तो इसके अंदर दो स्टैंड होते हैं, एक 5 से 3 प्राइम, 3 से 5 प्राइम। तो उसके अंदर जब यदि कोई स्टैंड इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो उस स्टैंड को बोलते हैं एंटीसेंस, नॉन कोडिंग सेंस, एंटीसेंस बोलते हैं, या नॉन कोडिंग सेंस। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो वर्ड है बार बार आएंगे। थर्ड, इसी स्टैंड को हमने क्या बोला, एंटीसेंस को क्या बोला है, नॉन कोडिंग, और इसको बोलते हैं टेम्पलेट लेट स्टैंड। ये जो तीन नाम दिए मैंने ये स्टैंड है, ठीक है ना, जो कि पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन। जैसे हमारे पास ये डीएनए है और ये जो पार्ट है इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बना रहा है, तो इसमें कौन सा उस जो स्टैंड इन्वॉल्वमेंट कर रहा है उसका बोलेंगे, इनमें से कोई भी का आपको जो नाम अच्छा लगता है, ये एक ही स्टैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जल्दी अब आता है पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट।